हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और केवल रिवीजन करेंगे सुपर फास्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आज का बच्चों, समस्थानिक किसे कहते हैं। देखो बच्चों, समस्थानिक का मतलब ऐसा होता है जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, थोड़ा सा यहां पर आप देखना। पहला आप देखो बच्चों, समस्थानिक। क्या बच्चों? समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक में क्या होगा? समस्थानिक में बच्चों परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक। याद कर लेना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होगा बच्चों, वो समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होगा। समभारिक में बच्चों एक साथ अपन देख लेते हैं। समभारिक, समभारिक में क्या होगा बच्चों? समभारिक में परमाणु भार समान होगा। क्या समान होगा बच्चों? परमाणु भार समान होगा। ठीक है, ये समान होंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, नहीं तो कह दो सर अधूरा लिख रहे हो आप। समान, समान है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बच्चों जब हम सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, सम न्यूट्रॉनिक में बच्चों तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। क्या बच्चों? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। और जब बात करते हैं बच्चों सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसकी संख्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, नोट डाउन कर लिया अपन ने। यहां तक क्लियर है कि भाई जब हम बात करेंगे समस्थानिक तो परमाणु क्रमांक समान, जब हम बात करेंगे समभारिक तो परमाणु भार समान, लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चों सम न्यूट्रॉनिक तो न्यूट्रॉन की संख्या समान, और सम इलेक्ट्रॉनिक तो फिर अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। तो यहां पर जैसे समस्थानिक में आप लोग देखोगे, आपका बच्चों हाइड्रोजन होता है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1, तो ये होता है बच्चों प्रोटियम। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2, तो ये बच्चों ड्यूटेरियम है ना, जिसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बच्चों हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3, जिसे हम ट्राइटियम भी कहते हैं। तो इनमें परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, तो बच्चों ये किसका हो गया? समस्थानिक का उदाहरण। परमाणु भार अलग अलग है, 1, 2, 3, तो भैया परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, तो वहां पे आपका समस्थानिक कहलाएगा। और जब परमाणु भार समान हो बच्चों, परमाणु भार जैसे आपका हो गया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, यहां पे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ले लो। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 18, इसका कितना होता है बच्चों? 19, इसका होता है 20, लेकिन जो परमाणु भार होता है 40, इसका भी आपका 40, इसका भी आपका 40। ठीक है, तो यहां पे इन तीनों में अपन ने क्या देखा कि परमाणु क्रमांक समान है, सॉरी परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान है, तो फिर आपका बच्चों वो समभारिक का उदाहरण हो जाएगा। अब जैसे न्यूट्रॉन की संख्या हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहले सम इलेक्ट्रॉनिक समझो। सम इलेक्ट्रॉनिक में आपका हो गया बच्चों नियान। ठीक है, नियान का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 10 होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। और सोडियम 1 पॉजिटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि सोडियम का 11 होता है, पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है बच्चों, सोडियम हो गया है ना। इसके बाद आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ये चीज हो जाता है। और सम न्यूट्रॉनिक का भी मैं आपको उदाहरण बता दूंगा, देखना। सम न्यूट्रॉनिक का एक उदाहरण यहां पर आप लोग नोट कर लेना। जैसे बच्चों कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर यदि 14 में 6 घटाओगे तो 8, 15 में 7 घटाओगे तो 8, 16 में 8 घटाओगे तो 8, मतलब इन सब में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। पहले सर फर्स्ट पेज को देखते हैं। यहां पर आप देख लो बच्चों कि समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग, बच्चों आपका समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समस्थानिक। समस्थानिक जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम। ये क्लियर है? किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो भाई आप लोगों को लगेगा कि सर स्क्रीनशॉट का समय नहीं दिए। समभारिक बच्चों आपको अभी बताया था कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान, बच्चों आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने अभी आपको बताया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। परमाणु क्रमांक 18, इसका आपका 19, इसका आपका 20, लेकिन परमाणु भार 40, इसका भी 40, इसका भी 40। ठीक है बच्चों, चलिए सम न्यूट्रॉनिक, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी बच्चों। अब देख लो परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 बच्चों।
है ना। नाइट्रोजन है बच्चों, परमाणु क्रमांक 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। ऑक्सीजन में 8 परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान में जब आप घटाओगे तो 14 में 6 घटाओगे तो 8, 15 में 7 घटाओगे तो 8, 16 में 8 घटाओगे तो 8, मतलब इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अब आप ये नहीं कह देना कि सर कार्बन का तो 6 दूनी 12 होता है, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, तो आप परेशान मत होना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहां तक क्लियर है? तीन नंबर तक। चलिए चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न को परिभाषित करना। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ते भी नहीं हो भाई, कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक है क्या। जैसे बच्चों मूल कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान के होते हैं, इसलिए इनका एक छोटा सा इकाई माना गया जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। मूल कणों के नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी छोटे होते हैं। इनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक चुना गया जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के होता है बच्चों। कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर होता है, ये है। ठीक है, कार्बन 12 में 12 का भाग दे दो। ठीक है बच्चों, कार्बन 12 का जितना द्रव्यमान होगा उसका 12वां भाग एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। मतलब कुल मिलाकर के मूल कण, नाभिक के मूल कण, सूक्ष्म कणों की इकाई को व्यक्त करने के लिए जो मानक लिया गया है वो आपका एटॉमिक मास यूनिट है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मतलब जो नाभिक में छोटे छोटे कण हैं उनकी मात्रा को व्यक्त करने के लिए जो हमने इकाई चुना है वो कहलाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं सर? ये तो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित 1 इलेक्ट्रॉन जितना अर्जित ऊर्जा करता है, मतलब जितना ऊर्जा प्राप्त करता है वो उसका 1 वोल्ट कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। नोट कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना। आगे चलते हैं, द्रव्यमान क्षति का भाई किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है? देखो भाई, मान लीजिए किसी परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान में थोड़ी बहुत कमी आ जाए, इसका मतलब कोई प्रोटॉन वहां से निकल जाए तो फिर उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान में कमी आएगी, सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए परमाणु की न्यूट्रॉन की बमबारी ही करते हैं तो वो टूट गया तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी आ गई, टूटकर अलग हो गया, तो फिर बच्चों वहां पे जो कमी आती है वो आपका द्रव्यमान क्षति कहलाता है। देखो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के द्रव्यमान से कम हो तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, जिसका एसआई इकाई बच्चों किलोग्राम है। यहां पे किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फार्मूला है बच्चों, ये आपका जेड बराबर होता है डेल्टा एम बराबर, है ना, डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, है ना, और बच्चों एम हो गया। इसको आप इस तरीके से, है ना, फार्मूला लिख सकते हैं, है ना। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, बाकी फार्मूला यदि नहीं तो परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से, है ना, कुछ ना कुछ कमी होना, यानी जैसे मान लीजिए परमाणु का कोई भी आपका बच्चों, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो मान है उनके योग से द्रव्यमान में कमी होना वो कहलाता है द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों। किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा वह मात्रा होती है जो नाभिक को दे देने पर उसके समस्त न्यूक्लियन को बंधन मुक्त कर दे। समझ गए? नाभिकीय बंधन ऊर्जा मतलब समझो कि जैसे मान लीजिए कोई नाभिक बंधा हुआ है, ठीक है, कोई नाभिक बंधा हुआ है तो उसमें कितना ऊर्जा संलग्न है, तो उसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा लग रहा होता है, मतलब यदि उसको ऊर्जा हम दें और वो बंधन से मुक्त हो जाए तो इसका पता चल जाएगा कि इतना ऊर्जा से ये बंधा हुआ था। समझ में आया कि उसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा हम बाहर से दे दें तो ये पता चलेगा कि इतना ऊर्जा ये ताकत में बंधा हुआ था, तभी इतना हमने दिया तो इसको तोड़ दिया गया, है ना। समझ रहे भैया? जैसे मान लीजिए आपको एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं कि एक दोस्त से मतलब बहुत प्यार से दोस्ती कर रहा है दूसरे से, तीसरा आकर के बीच में घुस रहा है ना, वो कब जानते हो कब सफिशिएंट हो जाएगा? जब उससे भी ज्यादा वो प्यार देने लग जाएगा।
समझ रहे हो, मतलब हम एक दोस्त से बहुत ज्यादा मतलब घनिष्ठ हैं, लेकिन जो दूसरा आ रहा उसके पास, तो कब उससे ज्यादा, जब उससे थोड़ा सा ज्यादा महफिल काम करने लग जाएगा तो पता चलेगा कि भैया हाँ इतना एनर्जी उसने लगाया था और हमने इतना एनर्जी लगा दिया तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही हो गया कि मान लीजिए किसी भी दो परमाणुओं के बीच नाभिक बंधन बना हुआ है, ऊर्जा लगी हुई है, तो उसको हम ऊर्जा देते हैं, तो यदि भैया उनको बंधन मुक्त कर दें, जितनी ऊर्जा पर वो बंधन मुक्त होता है तो वो पता चलता है कि नाभिक में इतना उसमें बंद ऊर्जा लगा हुआ था। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक परमाणु नाभिक के प्रत्येक न्यूक्लियन को एक साथ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कुल मिलाकर समझ में आया कि भाई ये भी एक बंधन ऊर्जा ही है, लेकिन बोला क्या कर रहा? प्रतिन्यूक्लियन। प्रतिन्यूक्लियन का मतलब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या बोला है? प्रत्येक न्यूक्लियन, मतलब यहां पर न्यूक्लियन होना चाहिए भैया, न्यूक्लियन बंध है भाई, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ऐसा होना चाहिए। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक परमाणु नाभिक के प्रत्येक न्यूक्लियन, यानी भैया यहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग न्यूक्लियन कहलाता है, को एक साथ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया? देखो जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में है, कोई भी परमाणु है उसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो उनको साथ में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती होगी, उसी को बोलते हैं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। मतलब एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा लगती है बच्चों, उसे बोलते हैं प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक, आगे चलते हैं। नाभिकीय बल किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में नाभिकों के बीच जो लगने वाला बल है बच्चों, नाभिकीय बल कहलाता है। तो सिंपल है सर, ये बल अत्यंत तीव्र होता है, ये बल आकर्षण एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, ये बल लघु परिसर बल है, मतलब पास पास स्थित हो तभी लगता है। ये बल गुरुत्वीय बल नहीं हो सकते। गुरुत्वीय बल बच्चों गुरुत्व के अधीन जैसे पृथ्वी खींचता होता है, तो वहां पर ये गुरुत्वीय बल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब नाभिकों के बीच आकर्षण लगता है, एक प्रकार से बंद होता है बच्चों, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं हम प्यारे बच्चों क्या? नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। यानी किसी परमाणु के नाभिकों में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उस बल को हम बच्चों नाभिकीय बल कहते हैं। यानी उनके नाभिक आपस में, परमाणुओं के नाभिकों के बीच जो बल लगता है वो नाभिकीय बल है, एक प्रकार समझ लेना। आप इस तरीके से परिभाषा ना लिखें, मेरे हिसाब से लिखो कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी परमाणु के नाभिकों के बीच जो लगने वाला बल है वो आपका नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल बिल्कुल बहुत ही तीव्र होता है बच्चों, है ना। ये बल आकर्षण बल है, एक दूसरे को खींचते हैं बच्चों, है ना भाई। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच तो बल लग नहीं सकता, ये आपका न्यूक्लियन बंध कहलाता है, नाभिकीय बल नहीं कहलाए। नाभिक में नाभिकीय बल वही कहलाएगा जो नाभिकों के बीच लगता है। ये बल अत्यंत लघु परिसर वाले बल होते हैं, ये बल गुरुत्वीय बल नहीं होते हैं। ये आप लोग इनके गुण याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, है ना। रेडियो एक्टिविटा किसे कहते हैं? देखो बच्चों, किसी पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन होना, ये आपका रेडियो एक्टिविटा कहलाता है, बस मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो किसी पदार्थ के नाभिक स्वतः ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो होमोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक यहां पे होना चाहिए, देखो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं, तथा ये पदार्थ रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तथा पदार्थ के इस गुण को बच्चों, गुण को रेडियोधर्मिता कहते हैं, यहां पे गुण होना चाहिए। पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, यूरेनियम ही है बच्चों, है ना, यूरेनियम ही है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है। या प्लूटोनियम ले लो, पोलोनियम ले लो, तो ये ऐसे पदार्थ है जहां से स्वतः ही विकिरण निकलते रहते हैं, बिना कोई कुछ किए ही स्वतः विकिरण वहां से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है। तो ये बच्चों पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, और उस पदार्थ से स्वतः इन विकिरणों का निकलना रेडियो एक्टिविटा कहलाता है। ठीक बच्चों, इसके बाद बात करते हैं नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। एक अभिक्रिया उदाहरण दीजिए। नाभिकीय संलयन का मतलब ये होता है बच्चों, जब आपके दो हल्के परमाणु आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, या दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। लेकिन वहीं पे जब बच्चों एक भारी नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, वो आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे बच्चों नाभिकीय संलयन। तो देखो जरा कि दो हल्के नाभिक के संयुक्त होने की प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का दो परमाणु आपस में मिलकर के हीलियम बनाता है, और यहां पे बच्चों 23.6 मेगावाट का एनर्जी,
है ना, निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन में केवल उच्च ताप उच्च दाब पर होता है। क्यों? क्योंकि नाभिकों के बीच सकारात्मक आवेश होते हैं जिससे वे एक दूसरे को धक्का देते हैं। उच्च तापमान के कणों की गति बढ़ती है जिससे वो प्रतिकार को पार कर सकते हैं। उच्च दबाव भी होता है, यह नाभिकों को एक दूसरे के पास लाता है जिससे संलयन की संभावना बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि नाभिकीय संलयन में होता क्या है, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। मेरे हिसाब से लिखो, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वहां पे नाभिकीय संलयन होता है। जैसे एग्जांपल लिख लो, हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी नाभिक आपस में मिलकर हीलियम का परमाणु बनाता है और ये आपका एनर्जी मुक्त होता है बच्चों। ये आपका उच्च ताप एवं उच्च दाब पे इसलिए संभव होता है क्योंकि दो परमाणु आपस में आ रहे हैं, उदासीन होते हैं। यदि परमाणु उदासीन है तो जुड़ने की क्यों कोशिश करेंगे? बहुत ज्यादा उनको ताकत लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो वो जुड़ेंगे। अत्यधिक दबाव लगाना पड़ेगा बच्चों। तो दो चीज होता है, एक उच्च ताप दाब की जरूरत होती है, दूसरा चीज उस पर दबाव लगाएंगे, दबाव की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि आपस में एक दूसरे के पास आकर के जुड़ जाएं। तो ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन मतलब चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। नाभिकीय विखंडन, मैंने कहा ना, एक भारी नाभिक पर हमने न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी। अब जब न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे बच्चों तो वहां पर होगा क्या? ये जो भारी नाभिक है ये टूट करके हल्के नाभिक में विभक्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर देखो, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो लगभग समान आकार वाले नए तत्व के नाभिक में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में होता क्या है? नाभिकीय विखंडन में टूटता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है फिर बच्चों? नाभिकीय संलयन में नाभिक जुड़ता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। जैसे यहां पर देखो, यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी। यूरेनियम है आपका, ठीक है, यूरेनियम बच्चों, इस पर हमने न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी। ये न्यूट्रॉन है, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल गया, 3 न्यूट्रॉन भी अलग हो गया और 200 मेगावाट की ऊर्जा मुक्त हुई। ठीक है बच्चों, तो नाभिकीय विखंडन में 200 मेगावाट, यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी हमने तो बेरियम बनाता है ना, क्रिप्टॉन। कभी कभी बच्चों ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ जाता है कि ये अधूरा दे देगा कि पूरा कीजिए। जिस बच्चे को याद है तो पूरा करेगा, जिस बच्चे को याद नहीं है वो पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए, तो नाभिकीय विखंडन भी क्लियर हुआ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो परेशान हो जाओगे आप। अब इसका अंतर बताओ बच्चों। हमने नाभिकीय संलयन में क्या भैया, हल्के नाभिक जुड़ते हैं, हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है बच्चों। यहां पे भारी नाभिक होता है तो भारी नाभिक टूटता है ना। इसमें हल्के नाभिक भारी नाभिक बनाते हैं, सही है। इसमें भारी नाभिक बच्चों समान नाभिकों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि जोड़ना है, जोड़ने के लिए भैया अधिक तापमान लगता है, उच्च दाब एवं दाब की जरूरत होती है। यह साधारण तापमान भी प्रारंभ हो जाता है बच्चों। इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, खतरनाक है, लेकिन बच्चों इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये आप लोगों को 4 अंतर तैयार कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, यहां पे बच्चों गामा भी होना चाहिए तो अच्छा रहता। अल्फा, बीटा और गामा कणों की तुलना कीजिए। अल्फा को हम धनावेश मान के चलते हैं बच्चों, बीटा को हम ऋणात्मक मान के चलते हैं और गामा को हम उदासीन मानकर चलते हैं। क्या बच्चों? उदासीन मानकर चलते हैं। मतलब देखो, पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि कौन अल्फा, बीटा, गामा है। बस ये बोला गया कि प्रयोग में ये पता चला कि भाई जो ऋणात्मक प्लेट की ओर गया, जो ऋणात्मक प्लेट की ओर चला गया तो इन किरणों को अल्फा किरणों को बोल दिया गया और बोला भैया इसमें का प्रकृति होगा, धन की प्रकृति होगी। ठीक है सर। जो आपके धन की ओर गया तो बोला गया भैया इसमें कोई ना कोई कण होगा जो धन की ओर आकर्षित हो रहा है तो ऋणात्मक है, इसको बीटा नाम दे दिया गया। ये चीज है और कुछ भी नहीं है। ये पैदा हुआ तब से नहीं थी कि माइनस लेके आज प्लस लेकर आया। अब आपको लगेगा थोड़ा सा ये क्या बता दिए। देखो, आप लोग प्रयोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पढ़ लेना, 12वीं के बाद जब हो जाओ तब पढ़ लेना आप लोग, है ना। ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है बच्चों, एक लेड प्लेट में रखी हुई है, यहाँ पे प्लेट लगा दिया गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट। अब हुआ क्या, जब यहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ से आपका विकिरण निकलना शुरू हुआ तो कुछ विकिरण इधर आ रहे थे, कुछ विकिरण इधर जा रहे थे, कुछ सीधे जा रहे थे। बोले भैया जो माइनस की ओर जा रहा है उसको हम अल्फा कण नाम दे दिए, इसलिए धनात्मक प्रकृति का होगा, इसलिए तो माइनस की ओर जा रहा है, माइनस प्लेट की ओर। और जो प्लस प्लेट की ओर जा रहा है ना, इस पे ऋणात्मक प्रवृत्ति होगा, इसको बीटा दे दिए।
और बोले भैया जो कुछ नहीं जा रहा सीधा चला जाता विक्षेपित, तो कुछ किरणें गामा किरणें होंगी। ऐसे अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज हो गई। अल्फा किरण धनात्मक आवेशित कण है, जबकि बीटा धनात्मक आवेशित हो सकता है। दूसरी ओर गामा कण में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए यह तटस्थ होता है। अल्फा सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से आवेशित नहीं होता। ये आपका थोड़ा सा तुलना है और लगभग आज का आखिरी क्वेश्चन था, और आप लोग भी तैयार कर लेना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन और हम कराएं कि नहीं, तो अगला वीडियो आपके लिए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।